कि यह पुराना घर कुछ अजीब है। दीवारों से अक्सर विचित्र प्रतिध्वनियां आती हैं। इसलिए उसने हथौड़ा उठाया और दीवार में कई छेद कर दिए। ऐसा लगता था कि सच में कुछ अंदर छिपा है। बहन ने शोर सुनकर आगे आकर रोकने की कोशिश की, कहा कि शायद यह सिर्फ चूहे हैं जो शरारत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, एक और अजीब आवाज ने सबको डरा दिया। बहन ने छड़ी पार की और सावधानी से आवाज के स्रोत की तलाश की, लेकिन जैसे ही उसने एक बार ठोका, दीवार का हिस्सा अचानक ढह गया। फिर बच्चों ने देखा कि यह एक पुराना जहाज का गलियारा जैसा त्यागा हुआ रास्ता लगता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि मां के खोए हुए कार के चाबी का गुच्छा भी यहीं मिल गया। बहन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने मान लिया कि यह छोटे भाई की शरारत है। उसने उसे इन टूटे फूटे सामान को साफ करने का आदेश दिया। बहन के दबाव में जेरुई के पास और कोई चारा नहीं था। वह मन मारकर मान गया, लेकिन दिल में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और तब बहन ने एक अजीब चाबी निकाली, जिसने उसकी जिज्ञासा और बढ़ा दी। जेरुई उस त्यागे हुए जहाज के डिब्बे में घुस गया ताकि सब कुछ साफ साफ समझ सके। उसने रस्सी खींची, डिब्बा ऊपर के गुप्त कमरे तक चढ़ गया। वहां मकड़ी के जाले और धूल से भरा था। स्पष्ट था कि बहुत समय से किसी ने कदम नहीं रखा। टॉर्च की रोशनी दीवार पर बनी तस्वीर पर पड़ी। जेरुई अचानक देखता है कि यह उसके परदादा यासेर की तस्वीर है, जिसके बारे में मां ने बताया था कि वह 80 साल पहले गायब हो गए थे और उनकी बड़ी बेटी यानी बच्चों की मौसी उसके बाद पागल समझकर अस्पताल भेज दी गई थी। जेरुई का ध्यान वापस लौटा। उसने देखा कि पास का लकड़ी का डिब्बा और हाथ में चाबी पर एक ही निशान है। उसने डिब्बा खोला। पुरानी चीजों की सड़ी गंध मुंह पर आई। काफी छानबीन के बाद एक खास चमड़े की पुरानी किताब ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन अभी ठीक से देख पाता, पीछे से अजीब सी आवाजें आईं। धूल भरी मेज पर अचानक एक लाइन शब्द उभरे जो उसे यहां से जाने की चेतावनी दे रहे थे। पास की टॉर्च अचानक घूमने लगी। डर लहर की तरह आया। जेरुई किताब लेकर लुढ़कता चढ़ता अपने कमरे में भागा। जब दिल थोड़ा शांत हुआ, उसकी हल्की रोशनी में उसने किताब का अध्ययन शुरू किया। उसने कवर खोला। जटिल कागज पर चेतावनी लिखी थी, निषिद्ध पढ़ना, अन्यथा जीवन खतरे में। लेकिन लड़का शैतान नहीं मानता। जितना मना किया जाता, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती। उसने बिना सोचे कागज फाड़ दिया। तुरंत एक रहस्यमयी ऊर्जा घर को केंद्र बनाकर फैल गई। हवा में बिजली जैसी खराब आवाजें और दूर से जानवरों की गुर्राहट। जेरुई को अभी समझ नहीं आया कि उसकी यह हरकत कितनी बड़ी मुसीबत लाई है। तभी उसे कमरे के अंधेरे कोने में कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उस नजर ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। डर कम करने के लिए वह किताब लेकर बिस्तर के लकड़ी के बॉक्स में छिप गया। जवाब ढूंढने लगा। पता चला यह परदादा की जीवन भर की मेहनत की किताब है। एक जंगल सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने गलती से आत्माओं के रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। वे आसानी से इंसानों के सामने नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद यासेर ने दोस्ती से कुछ आत्माओं का विश्वास जीता। फिर उन्होंने इस प्रजाति पर गहरा अध्ययन किया, उनकी आदतें, शक्तियां, यहां तक कि कमजोरियां भी ढूंढ निकाली। लेकिन दुनिया में सब अच्छे बुरे होते हैं, आत्माओं में भी। बुरे खाने वाले शैतान उनकी नजर में आए। अपनी और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए यासेर ने घर के चारों ओर मजबूत अवरोधक जादू डाला, ताकि बुराई अंदर ना आ सके। जेरुई को पीठ पर सिहरन हुई। परदादा का गायब होना इन अजीब प्राणियों से जुड़ा था। अचानक बहन की चीख ने रात की खामोशी तोड़ दी। जेरुई और भाई साइमन शीमेंग झटके से उठे, तेजी से दीवार वाले कमरे में दौड़े। सामने का नजारा देख दोनों स्तब्ध रह गए। बहन के लंबे बाल बिस्तर के सिरहाने से अज्ञात रूप से बंधे थे। तुमने मेरे बाल तोड़े, इन्हें निकालो। जेरुई, तुम इस बार बहुत दूर चले गए। मां, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इन 2 घंटों से रसोई में लेटा किताब पढ़ रहा था। अच्छा है, इस बार भाई गवाह है। जेरुई ने मुश्किल से खुद को बरी किया, लेकिन यह विचित्र दृश्य उसे पक्का यकीन दिला गया कि यह आत्माओं से जुड़ा है। अगली सुबह जेरुई किताब लेकर बहन को समझाने गया कि रात की विचित्र घटनाएं छोटे बौने की बदला लेने की हैं, क्योंकि बहन ने उसका घर ढूंढ लिया और उसकी इकट्ठी की हुई चीजें छीन ली। मुझे शहद पसंद है, शहद यही है। यह ऐसी कहानी है जो सिर्फ परी कथाओं में होती है। बहन और भाई ने यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे ही वे घर लौटे, एक तेज हवा चली। पत्तियां उड़ने लगीं, सीधे जेरुई की तरफ। लड़के ने जल्दी अवरोधक में पीछे हटकर शक किया कि छोटा बौना फिर शरारत करने आया। उसने एक लकड़ी का मॉडल घर लाया,
दीवार से मिली चीजें वापस रखीं, कुछ शहद और बिस्किट भी रखे जो उसे पसंद थे, और ऊपर के गुप्त कमरे में ले गया। माफ करना, मैंने तुम्हारा घर तोड़ा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए नया बनाया। मैंने सुना तुम्हें शहद पसंद है, जानते हो ना? जेरुई ने बिस्किट पर शहद लगाया, एक तरफ चुपचाप इंतजार करने लगा। जागने पर शहद गायब था। जेरुई टूटे बिस्किट के टुकड़ों के साथ गया। दोनों तरफ नजरें मिली, दोनों चौंक गए। आत्मा जल्दी छिप गई, लेकिन जब लड़के ने फिर बिस्किट निकाला तो वह फिर लालच में खाने लगा। जेरुई ने मौका देखकर उससे आत्माओं की किताब के बारे में पूछा। किताब जो उसने संरक्षित रखी थी, अब लड़के ने ढूंढ ली और खोल दी। आत्मा का गुस्सा फट पड़ा। तुम बेवकूफ, क्या तुम अंधे हो? मैंने कलम ढक्कन पर रखी थी, तुम पढ़ सकते हो। मैंने नोट्स क्यों लिखे अगर कोई नहीं पढ़ेगा? मुझे और शहद दो। नहीं, मैं इन चीजों के लिए नहीं। यह स्वाद बहुत अच्छा है। सोचा नहीं था कि आत्माएं भी असली स्वाद से बच नहीं सकती, लेकिन अब हो चुका। किताब अवरोधक से बाहर नहीं जा सकती। जेरुई ने खिड़की की ओर देखा, साइमन को गिरते देखा। आत्मा ने एक पत्थर फेंका, छेद से कई तितलियां आत्माएं साइमन को खींचकर ले जा रही थीं। जेरुई ने बौने को रोकने की परवाह न की, किताब लेकर भाई को बचाने दौड़ा। वह अकेला अज्ञात खतरनाक जंगल में घुस गया। निशान ढूंढता हुआ आखिरकार एक जलती अलाव वाली जगह पहुंचा। कई तितलियां आत्माएं नाच रही थीं, जैसे कोई अनुष्ठान। उसने देखा भाई को पेड़ के पिंजरे में बंद किया गया है। जेरुई बचाने वाला था कि पास के पिंजरे से आवाज आई। एक छोटी चिड़िया नपा जाल में फंसी छिपी आत्मा ने उसे निगल लिया। जेरुई घबराकर पत्थर उठाया। उसमें मोटा सुअर आत्मा बंद था, जिसका खाने वाले शैतान से दुश्मनी थी। उसने लड़के से गठबंधन का प्रस्ताव रखा। सुविधा के लिए सुअर ने उसके चेहरे पर थूक दिया। जेरुई ने घृणा सहते हुए मिटाया, तभी पाया कि पत्थर के बिना भी वह आत्माओं को देख सकता है। उसी समय पिंजरे में साइमन बेहोश हो चुका था। वह नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन आंख पर मांस विचित्र रूप से घूम रहा था। जेरुई ने चाकू निकाला रस्सी काटने, लेकिन सुअर ने उसे खींच लिया। तब पिंजरा धीरे धीरे नीचे आया। पास की पत्तियां पागलों की तरह घूमने लगी। फिर एक बूढ़ा कमजोर दिखने वाला बूढ़ा आदमी आया। जैसे ही बोला, सुअर आत्मा एक पक्षी की ओर भागा। सब कुछ भूलकर जेरुई अकेला बच गया। तितलियां आत्माओं को किताब नहीं मिली, सिर्फ साइमन के जेब से एक फोटो मिली। तब खाने वाला शैतान ने जानबूझकर साइमन को वापस भेजा किताब लाने, लेकिन जाते ही आदेश दिया, पूरे परिवार को जड़ से मिटा दो। ऑपरेशन के बाद जेरुई को सब पता चला। वह तुरंत भाई के पीछे दौड़ा। ठीक बचाव क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते एक तितली आत्मा ने साइमन को पकड़ लिया और पैर में काट लिया। जेरुई ने तेजी से मुड़कर भाई को बचा लिया। छोटा राक्षस पल में राख हो गया। अभी दोनों संभल भी नहीं पाए कि बहन बाहर आराम से घूम रही थी। भाई बहन चिल्लाए, जल्दी अंदर आओ। बहन जैसे ही थूकने वाली थी, तुम लोग बहुत नाटक कर रहे हो। अगले पल उसका हाथ किसी शक्ति से जकड़ गया। शरीर पर अज्ञात रूप से कई नाखून के निशान उभरे। बहन अचानक प्रतिक्रिया में हवा में बेतहाशा वार करने लगी, जैसे सच में कुछ को चुभो रही हो। जेरुई ने देखा तो पत्थर बहन को फेंक दिया। छेद से देखा कि वह दर्जनों तितली आत्माओं से घिरा है। अच्छा हुआ बहन तलवारबाज है, छोटे राक्षस उसके पास नहीं पहुंच पा रहे। जेरुई ने मौका देख बहन को अंदर खींच लिया। भाई बहन ने साइमन को घर में लाकर घायल जगह की मरहम पट्टी की, फिर छत पर चढ़े। सामने का नजारा देख ठंडी सांस ली। असंख्य तितली आत्माएं पुराने घर के चारों ओर लहर की तरह आ रही थीं। बहन को पता चला कि राक्षस किताब चाहते हैं, दे देंगे तो क्या। तब छोटा बौना फिर आया, चेतावनी दी, किताब शैतान के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना आत्माएं और इंसान सब खत्म। पास में साइमन हिलता है, किताब जला दो। छोटा बौना रोकता है, किताब जादू से सुरक्षित है, सामान्य आग काम नहीं करेगी। सब मुश्किल में पड़ गए। जेरुई को मौसी याद आई। वह यासेर की बेटी है, निश्चित रूप से आत्माओं के राज जानती होगी, लेकिन घर के चारों ओर राक्षस हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए जेरुई ने किताब को डिब्बे में बंद किया। इकलौती चाबी छोटे बौने को सौंपी। घायल साइमन सामने आंगन में गया, चिल्लाकर तितलियों का ध्यान खींचा ताकि वे चुपके से लकड़ी के घर की सुरंग में घुस सकें। लेकिन तितलियां असामान्य महसूस करती हैं, मोटी मिट्टी के पार भी किताब की गंध सूंघ लेती हैं। जेरुई ने बौने को धोखा दिया था, वह किताब चुपके बाहर ले आया था। इससे भाई बहनों के निशान उजागर हो गए। तुरंत एक विशालकाय मकड़ी राक्षस पीछा करने भेजा गया।
उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही देर में कई 10 मिनट भागे भाई बहनों को पकड़ लिया। मकड़ी की हरकत से सुरंग की छत की मिट्टी गिरने लगी। कभी भी ढहने का खतरा। दोनों को पहले निकलना पड़ा, लेकिन राक्षस पीछे लगा रहा। अभी ढक्कन बंद भी नहीं हुआ कि वह उछल कर आ गया। तुम ठीक हो? अरे, मैंने किसे मारा? हाँ, धन्यवाद। आखिरकार खतरे से बाहर निकले भाई बहन तुरंत अस्पताल की दिशा में भागे। सफलतापूर्वक अब तक न देखी मौसी से मिले। पता चला वे पुराने घर में चले गए हैं और आत्मा की किताब ले आए हैं। मौसी का चेहरा बदल गया। तनाव से भाई बहनों को घर में बुलाया और जल्दी दरवाजा बंद किया। जेरुई ने पुराने घर की पूरी कहानी सुनाई। मौसी से मदद मांगी, लेकिन बूढ़ी औरत गला भरकर रो पड़ी। इस किताब ने घर में तबाही ला दी। 80 साल पहले मैं सुरक्षा क्षेत्र के पास खेल रही थी। पिता चिल्लाए कि मशरूम से दूर रहो, लेकिन मैंने ठीक नहीं सुना। गलती से तितली आत्मा ने पकड़ लिया। पिता ने मुझे बचाने के लिए अवरोधक से बाहर कदम रखा और उससे लड़ाई की। तभी हवा की आत्मा आई और उन्हें घेर लिया। आत्मा क्षेत्र के रहस्य न खुलने के लिए उन्होंने यासिर को बंधक बनाकर ले गए। सालों बाद मैं मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मैं हर दिन उम्मीद करती कि पिता अचानक दरवाजे पर आएंगे, लेकिन कभी नहीं आए। इतना कहते कहते मौसी की आंखों में आंसू भर आए। साथ ही उसने बच्चों को एक राज बताया। आत्माओं ने मुझे बताया कि पिता यासिर अभी भी जिंदा हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा, उनकी किताब के पास ले जाना होगा और उसे नष्ट करना होगा। यही तुम्हारी एकमात्र उम्मीद है। तितली आत्मा अचानक आई और किताब छीनने लगी। अच्छा हुआ मौसी ने तेजी से नमक फेंका। तितली आत्मा दर्द से चीखी, लेकिन कुछ पन्ने छीन ही लिए। तभी नर्सें दौड़कर आईं। पीछे उनकी मां भी। वह काम पर थी, लेकिन पता चला कि बच्चे चुपके शहर खेलने भाग गए। जेरुई ने कार में मां को समझाया, लेकिन मां को आत्माओं पर यकीन नहीं। उसे लगा बच्चे न्यूयॉर्क की शहरी जिंदगी के आदी हैं, गांव में कष्ट नहीं सहना चाहते। मां की न समझ ने जेरुई के गुस्से को भड़का दिया। उसने सीधे कहा, पिता इसी रवैये की वजह से तलाक चाहते थे। मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम्हारे साथ नहीं जीना चाहता। जेरुई के शब्द चाकू की तरह मां के दिल में उतर गए। पीछे बैठी बहन मां को अकेला दुख सहते नहीं देख सकी, तो भाई से साफ साफ बता दिया कि माता पिता के तलाक की वजह क्या थी। असल में पिता पहले ही बाहर परिवार बना चुके थे और नए बच्चे अनपढ़ हैं। मां नहीं चाहती थी कि जेरुई के दिल में पिता का आदर्श टूटे, इसलिए छिपाती रही। हाथ में कई अनुत्तरित कॉल्स देख वह भी जानती है कि पिता ने उन्हें सच में छोड़ दिया है। उधर तितलियां सिर्फ टूटे पन्नों के साथ लौटी। सोचा था सख्त सजा मिलेगी, लेकिन एक पन्ने पर अवरोधक तोड़ने का तरीका लिखा था। जब चांद उगेगा, किताब मेरी होगी।